ठीक है। सो सब लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग फिर से। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पीआईडी कंट्रोलर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पीआईडी कंट्रोलर जो होता है उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोलर का पहला तो फुल फॉर्म जैसा कि सब लोग देख पा रहे होगे, नहीं लिखा है ना यहाँ पे, चलो कोई नहीं। तो पीआईडी कंट्रोलर जो है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर। ओके, तो पीआईडी कंट्रोलर की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या नीड है पीआईडी कंट्रोलर की बायो प्रोसेस में। तो इफ वी टॉक अबाउट कि अगर लेट से कि हमारे पास कोई रिएक्टर है, ठीक है, कोई रिएक्टर है हमारे पास, जैसे लेट से ये हमारे पास रिएक्टर है एक। तो पीआईडी कंट्रोलर जो है, जैसे हमने बोला कि इसके अंदर मीडियम है और यहाँ पर जब हम ग्रोथ कराएंगे तो एक्स बायोमास जो है वो इंक्रीज करेगा। और कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि पीएच होता है, टेम्परेचर होता है और ऑक्सीजन होती है। जनरली पीएच, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, दीज आर द थ्री पैरामीटर्स दैट वी हैव टू कंट्रोल इन द बायो प्रोसेस। ठीक है, इनको हमें चेंज नहीं होने देना होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होती हैं, जो भी बायोमास होता है, जो हम रिएक्शन करा रहे हैं रिएक्टर के अंदर, वो किसी स्पेसिफिक पीएच पे होगी, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, और कुछ उसके लिए स्पेसिफिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी होगी उस कल्चर के लिए। ठीक है, तो दीज आर द थ्री प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ठीक, तो जैसा कि अगर हम बात करें कि लेट से कि अगर हम एग्जाम्पल लें किसका, टेम्परेचर का अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे अगर रिएक्टर के लिए अगर 37 डिग्री सी टेम्परेचर इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ अगर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये टेम्परेचर जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, रिएक्टर के अंदर, क्योंकि अगर इस 37 से टेम्परेचर अगर नीचे जाता है, अगर हम बोलें कि इस 37 से अगर इस 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर बिलो जाता है, अगर 30 डिग्री सी, तो भी ग्रोथ जो है किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बायोमास ग्रोथ पे। बायोमास ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या अगर इस 37 डिग्री से अगर लेट से कि 45 डिग्री से इस टेम्परेचर हो जाता है, तो उस केस में भी क्या डिक्रीज होगा, बायोमास ग्रोथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि हर सेल की अपनी एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसको वो मैक्सिमम ग्रोथ देती है। ठीक है, तो पीएच है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, ये अलग अलग जो तीन पैरामीटर्स हैं, इनकी कंट्रोलिंग कैसे करेंगे रिएक्टर के अंदर, तो वो इस पीआईडी कंट्रोलर से होती है। ठीक है, पीआईडी कंट्रोलर बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसा कि अगर हम इस फ्लो डायग्राम को अगर थोड़ा सा देखें और समझें, तो जैसा कि तुम फ्लो डायग्राम में देख पा रहे हो कि यहाँ पे है क्या, सेट पॉइंट। ठीक है, ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है क्या, अरे क्लियरली दिख रहा है क्या, सेट पॉइंट दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई मैसेज ऐसेज करके बताओ भाई, दिख रहा है सेट पॉइंट, अरे बोलो यस और नो, दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, सेट पॉइंट। ठीक है, हाँ क्लियरली दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो सेट पॉइंट जो है वो यही है कि हमने कोई रिएक्टर में अगर हमें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है, तो वो हमने सेट कर दिया, वो क्या होगा, हमारा सेट पॉइंट होगा कि हमने रिएक्टर में सेट कर दिया। ठीक, अब क्या होगा कि रिएक्टर के बीच में क्या यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पीआईडी कंट्रोलर। ठीक, तो अब जैसे ही, जैसे ये हमारा प्लांट दिखाई दे रहा है, जैसे ये है, तो प्लांट में अगर लेट से कि अगर टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस था, अब वो 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, या लेट से हम बोलें 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 3 डिग्री बढ़ गया। ठीक, तो अब इस 3 डिग्री के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ बायोमास की ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होने आनी चाहिए, लेकिन क्या होगा कि हमने लगा रखा है क्या, पीआईडी कंट्रोलर। तो पीआईडी कंट्रोलर में क्या होगा कि यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ से देखो, ये देखो फीडबैक वेरिएबल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये क्या है, सेंसर है। ठीक है, पहले सिंपली मैं बहुत सिंपल फ्लो डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार पहले फ्लो डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो पहले सिंपली समझें कि पीआईडी कंट्रोलर जो है वो वर्क कैसे कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है,
तो प्लांट जो है यानी कि रिएक्टर जो है, प्लांट जो है वो हमारा क्या है, रिएक्टर है। रिएक्टर का टेम्परेचर जो हमने सेट पॉइंट दे रखा है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, अब वो बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा, सेंसर इसको सेंस करेगा टेम्परेचर को, और एक फीडबैक वेरिएबल जो है वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ इस पीआईडी कंट्रोलर पे पहुंचेगा, ठीक। और इस पीआईडी कंट्रोलर पे हमने सेट कितनी कर रखी है वैल्यू, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब क्या करेगा कि फीडबैक जो आया है वो 40 डिग्री सी का है, और जो सेट पॉइंट है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 3 डिग्री सी की। अगर हम दोनों का डिफरेंस लें तो 40 माइनस 37 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 डिग्री सी की। ये क्या आ रही है, एरर आ रही है, ठीक है। 33 डिग्री सी का क्या है, एरर है, ठीक है। तो अब इस एरर को सही करने का काम कौन करेगा, पीआईडी करेगा, ठीक है। पीआईडी क्या करेगा, जो हमारी एरर है, ये देखो एरर जो है वो पीआईडी के अंदर जाएगी। पीआईडी में 3 तरीके की कैलकुलेशन होगी, एक तो प्रोपोर्शनल, दूसरी इंटीग्रेशनल और तीसरी डेरिवेटिव। और इन तीनों ही कैलकुलेशन से, यानी कि जितनी बड़ी एरर होगी उसी हिसाब से क्या होगा, यहां से एक कंट्रोलर आउटपुट देखो यहां पे निकल रहा है। तो जिस हिसाब से एरर होगी, जितनी बड़ी एरर होगी, उसी हिसाब से पीआईडी जो होगा वो आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट किस लिए जनरेट करेगा, जैसे रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन बढ़ कितना गया, 3 डिग्री सी बढ़ गया, 40 डिग्री सी हो गया। तो अब वापस से 37 डिग्री सी मेंटेन कराने के लिए क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, ठीक है। अरे हीट एक्सचेंजर लगाते हैं ना, पढ़ाया था ना मैंने। तो हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता था कि अगर रिएक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसको कम कराना, और अगर कम है तो बढ़ा देना, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजिंग के थ्रू क्या होगा कि रिएक्टर की जो वाटर जैकेट होगी या जो हीट एक्सचेंजर होंगे उनमें हम लोग क्या फ्लो कराएंगे, कोल्ड वाटर फ्लो कराएंगे। तो कोल्ड वाटर कितनी क्वांटिटी में फ्लो कराया जाए, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये पीआईडी कंट्रोलर डिसाइड करेगा, ठीक है। कि रिएक्टर को 40 डिग्री से 37 डिग्री लाने के लिए कितना वाटर, कोल्ड वाटर फ्लो कराना है हीट एक्सचेंजर के थ्रू, ताकि वापस से टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से वापस से 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर अगर फ्लो करा दोगे, ज़्यादा हीट एक्सचेंज हो गई, तो मान लो पता चला कि टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री से 35 डिग्री सी चला गया, या लेट्स से कि हम कहते हैं 30 डिग्री सी चला गया, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। और अगर कम फ्लो कराया अंजलि भाटिया पूछ रही है कि प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सी बुक से पढ़ें। तो अंजलि, आई वांट टू से कि डोरन से ही पढ़ो, डोरन में दे रखा है, ठीक है। और जो नहीं दे रखा होगा उसको मैं अपने यहाँ पे यूट्यूब सेशन में यहाँ पे आपके साथ इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डोरन से भी बात करूँ तो डोरन में भी पूरा नहीं दे रखा है। पीआईडी कंट्रोलर अगर वहाँ देखो तो पीआईडी कंट्रोलर एक जस्ट सिंपल से एक छोटे से पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर भी, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो किसी एक बुक से नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, डोरन, उससे पढ़ो, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं यहाँ पे खुद से इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। ओके, एम आई क्लियर, बोलो अंजलि, ठीक है, ठीक है, अरे सही है, बोलो, ठीक। यूट्यूब सेशन लेने का मतलब यही है, ठीक है, कि जो तुम लोगों को थोड़ा सा ईज देने के लिए, ठीक है, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, अरे ठीक है कि नहीं ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये हम कहाँ पे थे, तो मैं बता रहा था कि हाँ, टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है और बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी वजह से पीआईडी कंट्रोलर जो है वो एरर को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, एरर को कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से एक आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। अब ये 3 टाइप के, आप मुझसे पूछोगे प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, ये 3 तरीके के आउटपुट हैं क्या एग्जैक्टली, तो वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो नेक्स्ट डायग्राम देखना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखना शुरू करो तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जरा इस डायग्राम को देखो और ध्यान से समझना, ठीक है। फिर से देखो, ये हमारा क्या है, डिजायर्ड सेट पॉइंट जो हमने सेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पर
प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस से क्या हुआ कि एक मेजर्ड आउटपुट या प्रोसेस वैल्यू मिली हमें, ठीक है। प्रोसेस वैल्यू कहाँ से मिलेगी? प्रोसेस वैल्यू ऐसे मिलेगी, जो सेंसर होगा यहाँ पर इस प्रोसेस को जो सेंस कर रहा होगा, वो सेंसर यहाँ पे क्या करेगा, इस प्रोसेस के टेम्परेचर को, लेट्स से अगर हम टेम्परेचर का ही एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस केस में ये सेंसर एक प्रोसेस वैल्यू कैलकुलेट करेगा कि हाँ भाई जो 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिजायर्ड पॉइंट से ज़्यादा हो चुका है। अब सेंसर एक फीडबैक भेजेगा वापस से कहाँ पर, PID पर। Is this topic important for 22 because questions came only once in GATE from this part? देवस्मिता, आई वांट टू से कि अगर क्वेश्चन आया है 2019 में, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब कह सकते हैं कि कुछ कह नहीं सकते कि आ भी सकता है कि नहीं भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत सिंपल सा टॉपिक भी है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अगर एक बार समझ लोगे तो शायद जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना याद रख लोगे ना, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमसे क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि टॉपिक मत छोड़ो, क्योंकि सिंपल है, और जो जितना मैं बता रहा हूँ केवल इतना ही पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। और 2019 में अगर क्वेश्चन आया है तो आगे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। आज नहीं तो कल फिर से पूछा ज़रूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो पार्ट होगा। क्योंकि अगर मैं जनरली बात करूँ, थ्योरी की बात करूँ, तो थ्योरी लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो मेन टॉपिक्स जो है न्यूमेरिकल के, वहाँ से भी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो आज तक ना कभी छुए गए और ना कोई पढ़ के जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो निकल जाएगा, ठीक है, ओके। इस वजह से, और अगर पेपर में एक बार पूछा गया है, आया है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। चलो ठीक, अरे सही है, क्लियर, अरे बोलो भाई, यस और नो, अरे यस और नो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि प्रोसेस वैल्यू कैलकुलेट करिए, और वो प्रोसेस वैल्यू क्या है, ये 40 डिग्री सेल्सियस जो मेजर हुई, ये PID पे पहुंची, और यहाँ पर क्या हुआ, डिजायर्ड पॉइंट सेट किया था उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस वैल्यू को और डिजायर्ड पॉइंट का हमने एक क्या लिया, डिफरेंस लिया, उससे क्या मिली, हमें एरर मिली कि कितनी एरर है एग्जैक्टली, ठीक है। उस एरर को हमने PID के अंदर फेड कराया, PID से P कंट्रोलर, I कंट्रोलर और D कंट्रोलर से तीनों से एक एक आउटपुट निकला, और तीनों आउटपुट को प्लस ऐड करके हमने एक फाइनल कंट्रोलर आउटपुट निकाला, जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल कंट्रोलर आउटपुट निकला जो हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर क्या होगा, कंट्रोल एलिमेंट के पास जो आउटपुट हमने दिया वो कहाँ जाएगा, कंट्रोल एलिमेंट के पास जाएगा। कंट्रोल एलिमेंट का काम क्या है कि अब वो इस टेम्परेचर को वापस से 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कराने के लिए क्या करेगा कि कुछ ना कुछ प्रोसेस करवाएगा, और वो प्रोसेस क्या होगी, हमारी हीट एक्सचेंज करवाएगा, ठीक है। हीट एक्सचेंजर के थ्रू ये टेम्परेचर कम कराया जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ पहले। इतनी बात क्लियर हो रही है? देखो 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 देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्शन टेकन, और एक्शन टेकन में मतलब क्या है, हीट एक्सचेंजर के थ्रू कोल्ड वाटर फ्लो कराया और वापस से इस टेम्परेचर को मेंटेन कराया, ठीक। पहली बात क्लियर है? अरे बोलो यस और नो, इतनी बात क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। अगर यस और नो नहीं बोलोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है यार, बंद कर देता हूँ मैं, क्या ही मतलब है। अरे बोलो यार हाँ या ना, बताओगे? अरे बताओगे? चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं P कंट्रोलर को, ठीक है, कि P कंट्रोलर क्या है, ठीक है। तो अगर हम P कंट्रोलर की बात करें तो P कंट्रोलर का मतलब होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करेगा कि हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट है U, ठीक है, और एरर कौन सी है, E, एरर को E से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरर जो है वो
किससे मतलब किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एरर जो है वो किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि टाइमली ही तो देखोगे ना, कुछ टाइम बाद ही तो देखोगे ना। तो इसीलिए अगर हम एरर की बात करें तो एरर इज अ, अगर कुछ ऐसे लिखा हो तो एरर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वैसे ही तो जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है u, जिसको हम लिख रहे हैं इस प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आया और एरर इनटू टाइम, ठीक है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन है किसकी, एरर की, यानी कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की इक्वेशन है ये, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब जो हमारी, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जितनी ज़्यादा एरर होगी उतना ही ज़्यादा आउटपुट होगा, या कहें जितनी कम एरर होगी उतना ही कम आउटपुट होगा। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो डिफरेंस जो है, लेट्स से कि अगर यहाँ टेम्परेचर डिसाइड पॉइंट पे कितना था 37, और अगर हम बोलते हैं कि प्रोसेस में देखा गया तो 45 डिग्री सेल्सियस आया, तो अकॉर्डिंग टू अगर 45 और 37 का अगर डिफरेंस लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 डिग्री सी का वो आएगा, डिफरेंस आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 8 डिग्री सी का डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा एरर होगी, वैसे ही अगर यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता तो कितनी एरर आ रही थी, तो कितनी एरर आ रही थी, 40 माइनस 37, सो वी कैन राइट हियर 3 डिग्री सी। तो जितनी एरर, जितनी बड़ी एरर, आउटपुट भी उतना ही ज़्यादा, यानी कि फ्लो करने वाला जो कोल्ड वाटर होगा वो भी हीट एक्सचेंजर के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। सिंपली ये है मतलब किसका, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, ठीक है। बोलो क्लियर है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। सो दिस वाज अबाउट द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे ई जो है, अगर हम कहें कि ई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि ई की वैल्यू जो है वो टी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम टी की वैल्यू यहाँ पर 2 रखें, अगर टी की वैल्यू 2 रखें, ठीक है, तो t की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, जैसे कि अगर हमने e को एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि e की वैल्यू जो है वो t पे डिपेंड करेगी, और ये एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 2t की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम t की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करें तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, एरर जो है वो 8 निकल के आएगी। तो सीधा सीधा सिंपल ये है कि e इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज होगी, अगर t की वैल्यू चेंज होगी तो e की वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक है। सिंपली ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की ये इक्वेशन है, दैट इज u इंटू टी। यू क्या है, हमारा आउटपुट, और e इंटू टी क्या है, हमारा ये एरर है, ठीक है। तो एरर जितनी ज़्यादा आउटपुट भी उतना ज़्यादा, एरर कम तो आउटपुट भी कम। सो यहाँ से अगर हम फाइनल इक्वेशन निकालें तो u इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी अगर हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने kp लिखा, e इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है किसकी, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की, ठीक है। मास ट्रांसफर पे कब लेक्चर लेंगे, मास ट्रांसफर पे आई थिंक मैं लेक्चर ले चुका हूँ ना, मास ट्रांसफर पे आई थिंक मैं लेक्चर ले चुका हूँ ना, मैंने मास ट्रांसफर के मेथड्स पढ़ाए तो थे, मैंने मास ट्रांसफर के मेथड्स पढ़ाए तो थे, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाए थे। अंजलि देख लेना जाके, चैनल पे पढ़े होंगे, ठीक है। स्केल अप फिर से पढ़ा देंगे यार, स्केल अप अभी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे वो भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर समझ में आया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर समझ में आया, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, पावर रिक्वायरमेंट भी करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्लियर है, पहले ये बताओ, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्लियर, अरे हाँ हाँ ठीक है अंजलि, डोंट वरी, करा देंगे, वो भी सब हो जाएगा, परेशान नहीं हो, धीमे धीमे, इसीलिए तो यूट्यूब लेक्चर लेकर आते हैं यार, ठीक है। चलो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस वाज इट अबाउट द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। अभी इतना ही समझना कि इक्वेशन क्या निकल के आई, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से, u इंटू टी इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर e इंटू टी, ठीक है, एंड u इंटू टी विल बी इक्वल टू के पी ई इंटू टी, के पी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम आई कंट्रोलर की अगर बात करें, किसकी, आई कंट्रोलर की, तो आई कंट्रोलर में क्या है, कंट्रोलर में क्या लिखा हुआ है, इट्स अ इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। इंटीग्रल कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि यानी कि अब
इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करेगा, जो हमारा आउटपुट है उसके और जो हमारा एरर है उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन करेगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या कर रहे थे, प्रोपोर्शनल था, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, प्रोपोर्शनल आ रहा था। ठीक, इंटीग्रल कंट्रोलर का काम ये है कि वो आउटपुट निकालेगा एरर का इंटीग्रेशन करके। ठीक है, एरर का इंटीग्रेशन करके आउटपुट निकाला जाएगा। ठीक, मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो यहाँ से अगर फिर से अगर हम निकालें क्या लिखें, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो कोई k1 कांस्टेंट आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू टी। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर योर आई कंट्रोलर। ठीक, अलग अलग हैं तीनों। अभी तुम्हें इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि PID कंट्रोलर एक साथ यूज क्यों किया जाता है, वो तुम्हें आगे समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना। जहां ना समझ में आए वहां मेरे को रोक देना, पूछ लेना। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, आई कंट्रोलर है। ठीक है, ठीक, अरे सही है, अरे सही है कि नहीं है, अरे ठीक है भाई, अरे ठीक है। ठीक, चलो अब आते हैं किस पे, ये आई कंट्रोलर हो गया। अब हम बात करते हैं डी कंट्रोलर की। तो डी कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है डिफरेंशियल कंट्रोलर, यानी कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डिफरेंशियल कंट्रोलर। ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात यह है कि जो u इंटू टी जो लिख रहे थे प्रोपोर्शनल में, अब जो एरर है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या करता है, डिफरेंशियल कंट्रोलर क्या करेगा, जो एरर है उसका क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, फिर से लिखते हैं साफ से, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ये हमारा इंटीग्रेशन कराएगा एरर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ठीक, तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो ये है प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कंट्रोलर का मतलब। ठीक है, सेम वही चीज फिर से यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम K2 लिख देते हैं, और ये फिर से D इंटू ई इंटू D2 अपॉन D2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाती है किसकी, वो डेरिवेटिव कंट्रोलर की। ठीक है, आया समझ में, अरे हो गया। ठीक है, तो अगर हम तुमसे बोलें कि जैसा कि हम इस ET को कुछ डिफाइन कर लेते हैं, अगर E मैं बोलता हूँ ET जो है वो 2t² है। ठीक है, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये इसका फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने कि E इज इक्वल टू 2t² है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, किसका, 2t² का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन का वो क्या होता है, अगर हम लोग बोलें आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम 2t² को अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसकी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, अगर x टू दी पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हम लिख सकते हैं x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 2t² का हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर लिख दिया। t² का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या है, 2² जो है x टू दी पावर n के सिमिलर है, तो क्या होगा 2+1 अपॉन 2+1, तो हेंस यहाँ से आंसर आएगा 2t³ अपॉन 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हाँ, तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2t³ अपॉन 3 निकल के आ जाएगी, क्या, इंटीग्रेशन के बाद, है ना। ठीक है, सिंपल। वैसे ही अगर मैं ये बोलूं कि ये तो हो गए 2t³, अगर इंटीग्रेशन किया हमने इसका तो निकल के आया 2t³/3। ठीक है, ये आएगा आई कंट्रोलर, ये वैल्यू निकाल के दे रहा है। ठीक है, एरर का इंटीग्रेशन करने के बाद ये आउटपुट निकल के आया। अब अगर इसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या वैल्यू निकल के आएगी, अरे डिफरेंशिएशन के बाद क्या वैल्यू निकल के आएगी, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी क्या होती है, t2, अगर हम x टू दी पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होता है n, ये n जो है पहले तो आगे आ जाता है, फिर लिखते हैं x n-1। ठीक है, यही होती है आइडेंटिटी। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका,
2t², सॉरी डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, t²/dt का, सो वी कैन राइट 2t का स्क्वायर, ये x⁴n के बराबर है, 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, t² का इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि t2 - 1 कुछ ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से आंसर आएगा 2 इंटू, और ये कितना बचा, 2t बचा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ t जो है वो आंसर निकल के आना चाहिए, ठीक है ना, सब लोगों ने निकाला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, तो 4t विल बी द आंसर फॉर दिस, तो ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम PID कंट्रोलर की बात करें तो प्रोपोर्शनल जो होता तो वो इस तरीके से कैलकुलेशन करेगा, प्रोपोर्शनल करके, ठीक है, उस हिसाब से आउटपुट निकलेगा। इंटीग्रल की बात करें तो जो एरर होगा उसका इंटीग्रेशन होके आउटपुट निकलेगा, और डिफरेंशियल की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन होगा एरर का और तब आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, इतना क्लियर है, अरे इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ मुझे, अरे बोलो भाई प्लीज बताओ, क्लियर, इतना सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक समझने में, बोलो भाइयों, ईटी समझा दीजिए प्लीज, आई मीन प्रैक्टिकली, ईटी मैंने बताया, जो ईटी है ये क्या है, एरर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एरर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ईटी का मतलब क्या, एरर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, भाई तुम कैलकुलेट कर रहे हो एरर, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही तो कैलकुलेट करोगे भाई, अरे राहुल, एरर जो है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही तो कैलकुलेट करोगे ना यार, जैसे अगर हमने 37 डिग्री सेट पॉइंट रख दिया, ठीक, तो कुछ 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही तो तुम इस चीज़ को चेक करोगे ना, जो मतलब क्योंकि जब प्रोसेस शुरू होगा तो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस से सीधा टेम्परेचर 45 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस एकदम से हो जाएगा, नहीं ना, कुछ टाइम बाद ही तो होगा, तो तुम जो एरर कैलकुलेशन कर रहे हो वो कुछ टाइम बाद ही तो कर रहे हो, इसीलिए मैंने बोला कि ईटी जो है, जो एरर है वो फंक्शन है किसका, टाइम का, ठीक है, यानी कि एरर कैलकुलेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई, अरे बोलो भाई, बात सही है, समझ में आया, क्लियर, अरे बोलो मेरे भाई, हुआ, पकड़ गए कि नहीं पकड़े अभी भी, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो गुड, तो ठीक है, ये सबने नोट कर लिया होगा आई थिंक, और सबको समझ में आ भी गया होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये तो क्या था, ये तो क्या था, ये जस्ट जनरल एक फिगर था, और वहाँ पर जो 3 इक्वेशन बताई, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की, वो तीनों याद रखना, ठीक है। नाउ अगर हम इस स्लाइड को देखें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारा गेट में और जो आया था 2019 में वो यहीं से पूछा गया था, ठीक है, यहीं से पूछा गया था, तो ये स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ भी ध्यान से समझना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को बहुत सही से पकड़ के चलना, ठीक है। तो PID कंट्रोलर जो है वो PID जो है PI और D, ये क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल, तो जब PID यूज होता है तो तीनों को साथ में यूज करके, मैंने बोला जैसा कि मैंने इस फिगर में भी तुम्हें दिखाया था कि इस फिगर में हम तीनों से एक आउटपुट जनरेट करके, पहले एक तीनों से एक आउटपुट निकलता है, फिर उस आउटपुट से एक मेन आउटपुट निकलता है कंट्रोलर आउटपुट से, फिर उसके हिसाब से एक्शन होता है, तो तीनों को इंक्लूड करने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों तीनों का आउटपुट होना जरूरी है, तो जरा देखो, अगर हम पहले एक एक चीज को समझें, एक एक चीज को समझें और एक एक को देखते जाएं, कॉम्बिनेशन में ना देखें, अलग अलग देखना शुरू करें। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शनल की, तो प्रोपोर्शनल में क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल में P कंट्रोलर में क्या लिखा हुआ है कि डिक्रीज राइज टाइम, इट कैन डिक्रीज ओवरशूट बाय टर्निंग, ट्यूनिंग, बट नेवर अवॉइडेड एंड हाई स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिक्रीज राइज टाइम का मतलब क्या है, तो तुम अगर एक सिंपल सा ग्राफ दिखाऊं तो मैं, ठीक है, तुम्हारे पास 3 पॉइंट हैं, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है, तो अगर मैं A, B और C तीनों की अगर बात करूं तो ये बताओ कि सबसे पहला रेस्पॉन्स, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्स है, तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 3 यूनिट हैं A, B और C, तो मुझे ये बताओ कि सबसे
तेज रेस्पॉन्ड करने वाली यूनिट कौन सी है ए बी सी में से? सबसे तेज रेस्पॉन्स देने वाली यूनिट कौन सी है ए बी सी में से? बताओ मुझे कौन सी है। अरे कौन सी है? तीनों में से ए बी और सी, तीन यूनिट में से सबसे तेज रेस्पॉन्स देने वाली यूनिट कौन सी? ए। बिल्कुल सही। कैसे पता लगा, कैसे पहचाना तुमने? देखा टाइम के हिसाब से, अगर सी देखें तो बहुत टाइम बाद, मतलब इतना टाइम ले रही है तब जाके इसका रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर बी की बात करें तो बी को इतना टाइम लग रहा है रेस्पॉन्स देने में, और ए जो है वो सबसे कम टाइम में ही रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई तो अब जरा इस चीज़ को यहाँ से देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या है, डिक्रीजेस राइज टाइम, ठीक है। तो पी कंट्रोलर जो है वो क्या करता है, रेस्पॉन्स को देखो तुम्हारे एकदम स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है, एकदम से इंक्रीज किया है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे नीचे क्या देख रहे हो, टाइम देख रहे हो, टाइम्स इन सेकेंड लिखा हुआ है। अब तुम्हें रेस्पॉन्स जो चाहिए है वो तुम्हारा रेस्पॉन्ड क्या होना चाहिए, मिली सेकेंड्स में होना चाहिए, 0.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर अंदर रेस्पॉन्स आना चाहिए। क्यों? अगर मैं बात करूं कि रिएक्टर का टेम्परेचर तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद तुम उसको वापस से 37 डिग्री सेल्सियस लेके आओगे ना? ऐसी यूनिट या ऐसी मशीन जो है वो बेकार है जो तुम्हारे टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस से तुरंत 37 डिग्री सेल्सियस से पहले 40 डिग्री सेल्सियस गया और वापस से तुरंत जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचे, या हम ये कहें कि हम 40 डिग्री सेल्सियस भी ना बोलें, हम बोलें कि 38 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री भी अगर इंक्रीज हुआ तो तुरंत वापस से उसको किस पे लेके आ जाए, 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ जाए। तो ये काम जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इस काम में अगर डिले होगा तो तुम्हारी सेल ग्रोथ जो है वो रिएक्टर के अंदर कम हो जाएगी, तुम्हें आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे मेरी बात समझ रहे हो कि क्यों ये काम जो है वो सेकेंड्स के 0.2, 0.5, 0.6 सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हें समझ में आ रही है ना मेरी बातें? अरे बताओ, बोलो, समझ में आ रहा है ना कि क्यों ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो, सब लोग मैसेज करके बताओ यार, एक के मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है यार। एक बंदा समझ रहा है क्या, बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो चलो देखो, तो इसी वजह से जो पी कंट्रोलर है उसके, देखो जो भी कंट्रोलर है चाहे वो, हाँ राइज टाइम मतलब रेस्पॉन्स टाइम, बिल्कुल सही। हाँ सिद्धि, राइज टाइम मतलब रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। देखो किसी भी, चाहे पी कंट्रोलर की बात करें, चाहे आई कंट्रोलर की बात करें और चाहे डी कंट्रोलर की बात करें, हर कंट्रोलर का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। हर कंट्रोलर की अगर बात करें तो हर कंट्रोलर का एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और एक नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ये जो हमने पढ़ा डिक्रीज इन राइज टाइम, तो तुम देख रहे हो राइज टाइम जो है, अगर ये यहाँ जाके इस तरीके से रेस्पॉन्स देता तो रेस्पॉन्स बहुत टाइम बाद आता। तो ऐसा जो कंट्रोलर है वो बेकार है, जो बहुत देर में रेस्पॉन्स दे, लेकिन जो बहुत जल्दी रेस्पॉन्स दे वो क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छा कंट्रोलर माना जाएगा। तो तुम देख रहे हो, अगर मैं ब्लू वाले ग्राफ की अगर बात करूं तो ब्लू वाला ग्राफ फॉर पी लिखा हुआ है, देखो ये पी यानी कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ग्राफ है ये, ठीक है। तो तुम ब्लू वाले को देखो, यहाँ से बड़ा, 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 ऊपर गया, ऐसे गया, फिर से वापस ऐसे नीचे आया, और यहाँ पर जो तुम्हें 30 दिखाई दे रहा है ये क्या है, तुम्हारा सेट पॉइंट है, ठीक है। जो तुमने रिएक्टर के लिए टेम्परेचर सेट किया है वो सेट पॉइंट कितना है, 30 है। तो पहले पी कंट्रोलर ने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, पी कंट्रोलर ने तुरंत अपना रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। और वो रेस्पॉन्स जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ब्लू वाली लाइन, ठीक। तो ये है डिक्रीज इन राइज टाइम, ठीक है। तो पी कंट्रोलर का पॉजिटिव पॉइंट क्या, या पॉजिटिव अगर बात करें तो क्या है कि इसका रेस्पॉन्स बहुत फास्ट है, ठीक है, रेस्पॉन्स बहुत फास्ट है, ठीक है। तो अगर ये डिक्रीज इन राइज टाइम की बात करें तो ये इसका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ये कि लिखा हुआ है इट कैन डिक्रीज ओवरशूट बाय ट्यूनिंग बट नेवर अवॉइडेड, ठीक है। अब ओवरशूट देखो, इसमें ओवरशूट बहुत हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर जो है, रेस्पॉन्स तो बहुत जल्दी आ रहा है लेकिन सेट पॉइंट कितना है, 30,
टेम्परेचर पहुंच गया 35, ठीक है 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, बाप रे 30 डिग्री से 5 डिग्री बढ़ा दिया तुमने, ठीक। उसके बाद वापस से फिर से सेंसर ने सेंस किया कि टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है, वापस से फीडबैक रेस्पॉन्स गया, फिर से एक कंट्रोलर ने एक आउटपुट जनरेट किया और उस आउटपुट जनरेट होने की वजह से फिर से आउटपुट जो हुआ वो टेम्परेचर देख रहे हो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया, और ये फिर से देखो 30 डिग्री सेल्सियस से फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर जाना टेम्परेचर का और नीचे आना, सेट पॉइंट से ऊपर चले गए, सेट पॉइंट से नीचे आ गए, इसको क्या बोलते हैं, ओवर शूटिंग बोलते हैं, ओवर शूटिंग ऑफ द पी कंट्रोलर, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है। तो ओवर शूटिंग जो है वो क्या है, नेगेटिव पॉइंट है किसका, पी कंट्रोलर का, क्योंकि ओवर शूटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से अगर ज्यादा होगा तो भी ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी और कम होगा तो भी ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए राइज टाइम क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि ये तो अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन ओवर शूटिंग जो है वो खराब चीज है, किसकी, पी कंट्रोलर की। बोलो समझ में आया। अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, पी कंट्रोलर अकेले टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा राहुल भाई, मैंने क्या बोला अभी कि एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं पी कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, केवल सिंगल पी कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, हम PID कंट्रोलर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने बोला कि P, I और D तीनों एक साथ यूज करे जाते हैं तब टेम्परेचर कंट्रोल होगा या pH कंट्रोल होगी, ठीक है। अभी मैंने सिंपल बताया कि पी कंट्रोलर का वर्क क्या होता है, ठीक है, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। अभी हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने केवल पी कंट्रोलर की बात करी है, फिर वापस से हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, आ रही है मेरी बात समझ में, अरे बोलो भाई, अरे राहुल भाई बोल दो यार, ठीक है। हाँ चलो, तो ये पी कंट्रोलर की बात थी, ठीक। तो पी कंट्रोलर का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, याद रखना, ये जो पॉइंट्स जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आया भी है, मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, पहले पढ़ा लेने दो, समझा लेने दो, फिर तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तो डिक्रीज राइज टाइम पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या, कि ओवर शूटिंग होती है पी कंट्रोलर में, ठीक। और लास्ट एक और नेगेटिव पॉइंट है इसका कि हाई स्टीडी स्टेट एरर। तो तुम देख रहे हो कि जब राइज टाइम हुआ, ठीक, ओवर शूटिंग हुई, ओवर शूटिंग के बाद वापस से तुम्हें टेम्परेचर जो है वो कितना करना है, 30 डिग्री सेल्सियस करना है। तो ये जो मेंटेन होना चाहिए था वो 30 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन होना चाहिए था, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो तो ये मेंटेन कहाँ हुआ है, जाके 30 डिग्री से कुछ नीचे हुआ है। ये अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो लेट से अगर इस लाइन को हम बोलते हैं कि ये 27 डिग्री सी था, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये क्या है, स्टीडी स्टेट एरर है, ठीक है। यानी कि स्टीडी स्टेट एरर है ये, कि टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट 30 होना चाहिए था, बट कहाँ सेट हुआ है टेम्परेचर स्टीडी स्टेट पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे सेट हुआ है। तो ये क्या है, स्टीडी स्टेट एरर है। तो पी कंट्रोलर जो होता है उसका एक ही एडवांटेज है लगाने का, वो एडवांटेज क्या है कि हमें राइज टाइम फास्ट मिलता है, ठीक है, ओके, ठीक। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या, कि ओवरशूट और हाई स्टीडी स्टेट एरर आती है, ठीक। पहला पी कंट्रोलर समझ में आया, पी कंट्रोलर समझ में आ गया, अरे बोलो यार, पी कंट्रोलर समझ में आ गया, ठीक। डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे, समझ गए पी कंट्रोलर। नाउ कमिंग ऑन टू द आई कंट्रोलर, अब देखते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर की बात करते हैं। तो इंटीग्रल कंट्रोलर का सबसे पहला पॉइंट क्या, कि इसमें एलिमिनेट्स स्टीडी स्टेट एरर, ये इसका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर हम स्टीडी आई कंट्रोलर का अगर ग्राफ देखें तो तुम ये देखो पी आई कंट्रोलर, ये देखो पी और आई दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन में बात करी गई है, ठीक है, पी और आई के, ठीक है। तो पी का तो हमें समझ में आ गया कि पी आई को अगर हम एक साथ यूज कर लें तो पॉजिटिव पी का क्या है, कि देखो ये किससे दिखा रखा है, रेड लाइन से दिखा रहा है। तो रेड लाइन को जरा ध्यान से देखो, देखो ये ओवरलैप करी है ब्लू लाइन के साथ, क्यों, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है किसका, पी और आई का, और पी का पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि वो राइज टाइम डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए
जो आई वाला है, जो पीआई कॉम्बिनेशन, पीआई हमने कॉम्बिनेशन में यूज किया है, उसका राइज टाइम इसीलिए इतना कम है। लेकिन तुम यहां पर देखो कि क्या हुआ है कि अगर इस ग्राफ को, रेड वाले को अगर हम देखते जाएं, रेड कलर से ही बनाते हैं, तो अगर हम इस रेड वाले ग्राफ को अगर देखे जाएं तो ये ओवरलैप हुआ यहाँ पर तो, लेकिन फिर देखो यहाँ पहुंचा, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये देखो सेटल हो गया। ठीक, तो ये कहाँ जाके सेटल हुआ है, कहाँ जाके सेटल हुआ है, जो सेट पॉइंट तुमने बनाया है 30 पे, तो देखो ये सेट हो गया किस पे, 30 पे। यानी कि क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट, एलिमिनेट्स स्टेडी स्टेट एरर। तो इसने स्टेडी स्टेट एरर जो आ रही थी यहाँ पर पी कंट्रोलर की वजह से, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। अब तुम्हें समझ में आया कि हमने पी और आई को कॉम्बिनेशन में अगर यूज कर लिया तो उसका क्या फायदा हो गया। पी का कॉम्बिनेशन, पी और आई को कॉम्बिनेशन में यूज किया तो पी की वजह से क्या हो गया, राइज टाइम डिक्रीज हो गया, तो रेस्पॉन्स जल्दी आ गया। और आई को भी अगर साथ में यूज कर लिया पी के, तो स्टेडी स्टेट एरर खत्म हो गई। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया, अरे आया, अब समझ में आया राहुल भाई, अब समझ में आया कि क्यों इनको अभी इंडिविजुअल जब पढ़ रहे थे और जब साथ में पढ़ना शुरू किया, जब कॉम्बिनेशन पढ़ा तो उसका क्या फायदा है। ठीक है, अरे आया, क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? नहीं ना? ठीक, लेकिन 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 एक प्रॉब्लम है इसके साथ, आई कंट्रोलर के साथ भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? पहले देखो, जब केवल पी कंट्रोलर यूज कर रहे थे तो ओवरशूट इतना आ रहा था, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस से ओवरशूट इतना जा रहा था, केवल इतना ओवरशूट था। लेकिन आई कंट्रोलर जो है उसका भी नेगेटिव पॉइंट क्या है, इंक्रीज ओवरशूट। तो ओवरशूट जो है वो अब और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एलिमिनेट्स स्टेडी स्टेट एरर, बट नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ओवरशूट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ओवरशूट और बढ़ जाता है। ठीक है, अरे बोलो यार प्लीज, एम आई क्लियर? अरे एम आई क्लियर? अरे बोलोगे भैया लोगों? समझ में आ गई बात हमारी कि नहीं आई? पकड़ गए, पकड़ गए? अरे पकड़े कि नहीं पकड़े? ठीक है, चलो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। तो देखो, तो अब जब ओवरशूट की दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली। पहली कौन सी? एक तो रेस्पॉन्स जल्दी ले लिया, दूसरा स्टेडी स्टेट जो एरर आ रही थी उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है? ओवरशूटिंग की प्रॉब्लम है। ओवरशूट को खत्म करना है कि ओवरशूट नहीं होना चाहिए। तो ओवरशूट की प्रॉब्लम कौन सॉर्ट आउट करेगा? वो करेगा हमारा डी कंट्रोलर, यानी कि डिफरेंशियल कंट्रोलर। और डी कंट्रोलर को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट, डिक्रीज मैक्सिमम ओवरशूट। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है P और D, यानी कि अगर हम पिंक कलर वाला ग्राफ देखें तो P और D जो है वो किस में यूज हुआ है? कॉम्बिनेशन में यूज हुआ है। तो अब जरा ध्यान से देखना और समझना मेरी बात कि अगर हम पिंक कलर वाले ग्राफ को अगर जरा ध्यान से देखें तो देखना जरा इस चीज को। ये देखो पिंक वाला ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है, कुछ इस तरीके से गया है। तो पहले जो ओवरशूटिंग हो रही थी, जो ग्राफ जो था वो इस तरीके से वेवी टाइप का जो था, तो वो ओवरशूटिंग जो है वो अब खत्म हो गई है। ठीक है, तो हमने यूज क्या किया है? कॉम्बिनेशन, हमने P और D का कॉम्बिनेशन यूज किया है, तो इसीलिए राइज टाइम जो है वो इतना फास्ट है, रेस्पॉन्स फास्ट है। बट D की वजह से क्या हुआ है कि जो ओवरशूटिंग हो रही थी वो ओवरशूटिंग अब बंद हो गई है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? तो समझ में आया कि पहले P और I का कॉम्बिनेशन यूज किया था तब क्या हुआ था, और जब P और D का कॉम्बिनेशन यूज किया तब क्या हुआ। ठीक है, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? अरे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो मेरे भाई लोगों, भाइयों और बहनों? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दोनों को? तो देखो, तो ये क्या है? डी कंट्रोलर का पॉजिटिव पॉइंट है कि मैक्सिमम ओवरशूट जो है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है डी की वजह से। ठीक, लेकिन इसके भी नेगेटिव पॉइंट हैं, और वो क्या है? डिक्रीज सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम का मतलब क्या? ध्यान से देखो कि जो सेटलिंग टाइम है, यानी कि जो सेटलिंग टाइम क्या है, पहले अगर हम बात करें तो सेटलिंग टाइम ये था, ठीक, जब वैल्यू जो है वो
अपने सेट पॉइंट पे सेट हो जाए, तो इसी को क्या बोलेंगे, सेटलिंग टाइम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन 17 पे अटक गया है, कहाँ 17 पे अटक गया है भाई, अरे कहाँ 17 पे अटक गया है मेरे भाई, कहाँ 17 पे अटक गया है, 27 पे अटक गया है, हाँ 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 हाँ, अरे वही तो बता रहे हैं, अरे वही तो बता रहे हैं। तो देखो स्टेडी स्टेट एरर इसमें भी आ गई है, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो हमने टी जो है उसका फायदा क्या कि ओवरशूट खत्म हो गया, और जो सेटलिंग टाइम पहले यहाँ पे था 0.2 था, अब वो सेटलिंग टाइम देखो बहुत कम हो गया है, पहले से कुछ और कम हो गया है, यानी कि हम बोले 0.1 सेकेंड के अराउंड हो गया है, ठीक है। यानी कि रेस्पॉन्स भी फास्ट आ गया, ठीक है, सेटलिंग टाइम भी कम हो गया, और ओवरशूटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई, ठीक हुआ। लेकिन फिर से दिक्कत कौन सी परसिस्ट कर गई, स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर आ गया, ठीक। तो इसी वजह से जब तीनों को साथ में यूज किया जाता है, हर किसी के अपने पॉजिटिव पॉइंट हैं और हर किसी के नेगेटिव पॉइंट हैं, एक दूसरे को ड्रॉबैक को अगर कैंसिल करेंगे तो जब देखो अगर ध्यान से, तो ये सारे एक दूसरे के ड्रॉबैक्स को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी एरर अगर कॉमन होगा तो वो बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर हम मैक्सिमम ओवरशूट की बात करें, पी की और बात करें और डी की बात करें, तो यहाँ क्या है, ओवरशूट हो रहा था, ओवरशूट वाली प्रॉब्लम को किसने खत्म कर दिया, डी ने खत्म कर दिया, ठीक। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट था उसको खत्म करने वाला कौन है, कैंसिल आउट किसने किया, इसके पॉजिटिव पॉइंट ने, यानी कि डी के पॉजिटिव पॉइंट ने। लेकिन जो हाई स्टेडी स्टेट एरर यहां भी एग्जिस्ट कर रही थी, वो हाई स्टेडी स्टेट एरर यहां भी एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई भी अगर एक दूसरे के इफेक्ट को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं दिखेगा, कैंसिल आउट कर दिया, जैसे कि यहाँ एक इफेक्ट क्या आया था ओवरशूट का, तो वो इसने कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन हाई स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, तो वो इफेक्ट हमें दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो कैंसिल आउट हो जाएगा वो नहीं दिखेगा, लेकिन जो इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा वो हमें क्या होगा, दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो रही है, अरे मेरी बात क्लियर हो रही है, मेरी बात क्लियर हो रही है, अरे बताओगे भाइयों, बताओ, अरे भाइयों बहनों बताओ, समझ में आ गया, क्लियर है, पकड़ गए, अरे बोलो यार, प्लीज सब लोग मैसेज करके बताओ यार, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, अरे बोलो 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 भाई बोलो। तो इसलिए अब तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों हम पी, आई और डी तीनों को एक साथ यूज करके एक फाइनल आउटपुट निकालते हैं। तभी मैंने बोला था कि एक एरर इसको दी जाती है कैलकुलेट करके, और वो एरर इन तीनों का कैलकुलेट होके तीनों से एक अपने अपने आउटपुट देते हैं ये, और इन आउटपुट को हम मिला के एक फाइनल आउटपुट निकालते हैं, और उस फाइनल आउटपुट के अकॉर्डिंग जो होता है वो प्रोसेस चलती है, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अब तुमको समझ में आया कि राहुल भाई समझ में आ गया कि P जो है वो अकेले टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता, P, I और D तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो जरा हमने अलग अलग देख लिए, ठीक है, PI का कॉम्बिनेशन देख लिया, PD का कॉम्बिनेशन देखा। तो अगर हम PID को अगर देखें, तीनों को एक साथ देखें, तीनों को एक साथ देखें, तो तुम देख रहे हो कौन सा वाला ग्राफ है, ग्रीन कलर वाला ग्राफ है, जरा उसको ध्यान से देखो। तो PID में क्या कर रहे हैं हम, PID में क्या कर रहे हैं, जितने भी चाहे वो P का पॉजिटिव पॉइंट हो या I का पॉजिटिव पॉइंट हो या D का पॉजिटिव पॉइंट है, सबके पॉजिटिव पॉइंट्स को मिला दो तो क्या बन जाएगा, PID बन जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, जरा ग्रीन वाला ग्राफ जो है उसको जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो क्या है, डिक्रीज राइज टाइम, ये किसका फंक्शन था, किसका पॉजिटिव पॉइंट था, ये P का था, और P का क्या था, पॉजिटिव पॉइंट था। तो डिक्रीज इन राइज टाइम ये आ गया। तो तुम देखो ग्रीन वाला ग्राफ, वो सॉरी हाँ ग्रीन वाला ग्राफ देखो, तो तुम ग्रीन वाले ग्राफ में देख पा रहे हो कि यहाँ पे कि ये देखो राइज टाइम जो है वो डिक्रीज किया है, ठीक। पहली दिक्कत खत्म, दूसरी दिक्कत देखो, दिक्कत खत्म करते हैं।
डिक्रीज स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर कौन खत्म कर रहा है, कौन खत्म कर रहा था, आई कंट्रोलर, यानी कि ये आई कंट्रोलर का पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इसी वजह से स्टेडी स्टेट एरर भी देखो खत्म हो गई। देखो कहाँ जा रहा है ग्राफ, सेट पॉइंट पे पहुंच रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। नाउ डिक्रीज ओवरशूट, डिक्रीज ओवरशूट किसने डिक्रीज किया था, डी कंट्रोलर ने। तो ये डी का पॉजिटिव पॉइंट है। तो डी ने देखो ओवर शूटिंग भी नहीं हो रही है किसी भी तरीके की, तो ओवर शूटिंग भी नहीं हो रही है, वो भी प्रॉब्लम खत्म। और लास्ट डिक्रीज सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम जो था वो भी जल्दी अचीव हो रहा है, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई। तो ये फायदा था पी, आई और डी को एक साथ यूज करने का। इसी वजह से प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर जो होता है वो बायोरिएक्टर्स में यूज किया जाता है पीएच टेम्परेचर को रेगुलेट या ऑक्सीजन को लेवल को रेगुलेट करने के लिए। बोलो आया समझ में, अरे आ गया समझ में, आ गया, अरे मेरे भाइयों बताओ, अरे सब लोग बताओ समझ में आ गया, अरे पकड़ गए, आया, आ गया, आ गया, ठीक है। चलो तो अगर तुम्हें ये समझ में आया तो आप जरा ध्यान से देखो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये पढ़ क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या करना है, पी कंट्रोलर का पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, पी कंट्रोलर का नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट याद रखना कि पी कंट्रोलर जो है उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आई कंट्रोलर का नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट क्या है, और डी कंट्रोलर का नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट क्या है। अगर ये तीनों अलग अलग तुम याद कर लोगे तो कॉम्बिनेशन अपने आप याद हो जाएगा, कॉम्बिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों को पॉइंट को फोकस करना, ठीक है, मेनली यही है जिस्ट यहाँ का, ठीक है, पीआईडी का, ठीक। ये अगर समझ में आ गया तो बाकी सब हो जाएगा। तो ये है वो क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था, और 2019 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, और इसमें सिंपली केवल तुमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। हमने तो तीनों टाइप के पढ़े, इंटीग्रल भी पढ़ा, डिफरेंशियल भी पढ़ा, इन्होंने केवल क्या पूछा है, प्रोपोर्शनल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द इनिशियल चेंज इन कंट्रोल आउटपुट सिग्नल इज रिलेटिवली स्लो। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये राइज टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राइज टाइम की बात कर रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इनिशियल चेंज इन कंट्रोल आउटपुट सिग्नल इज रिलेटिवली लो। तो क्या राइज टाइम कम होता है, वो राइज टाइम कम होता है क्या, अरे कम होता है क्या राइज टाइम, पी कंट्रोलर का राइज टाइम कब होता है, नहीं होता है, बहुत फास्ट होता है। अरे देखो ना यार, देखो ना राइज टाइम अभी अभी तो देखा, डिक्रीजेस राइज टाइम का मतलब क्या, अगर राइज टाइम बहुत फास्ट होता है ना, इनका बहुत तेज होता है ना, रेस्पॉन्स बहुत तेज आता है ना, तो ये क्या है, ये गलत ऑप्शन नहीं है। इनिशियल चेंज जो होता है आउटपुट सिग्नल का वो स्लो होता है, कहीं फास्ट होता है बहुत। हमने अभी भी देखा कि राइज टाइम बहुत कम होता है, बहुत तेज रेस्पॉन्स आता है इसका। तो ये पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि चेंज स्लो की बात करी गई है इन्होंने, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, द इनिशियल करेक्टिव एक्शन इज ग्रेटर फॉर लार्जर एरर, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है कि सही है। तो इनिशियल करेक्टिव एक्शन इज ग्रेटर फॉर लार्जर एरर। तो हमने जैसा कि प्रोपोर्शनल एरर की इक्वेशन पढ़ाने का फायदा ये था कि यू टी इज प्रोपोर्शनल टू ई टी था, अगर तो अगर करेक्टिव एक्शन इज ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि यूटी की वैल्यू अगर ग्रेटर होनी चाहिए फॉर लार्जर एरर। तो हमने सही पढ़ा, बिल्कुल प्रोपोर्शनल एरर में ऐसा ही होता है कंट्रोलर में कि अगर एरर ज्यादा होती है तो आउटपुट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या सही है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर हमारा यही होना चाहिए। चलो आगे और देख लेते हैं। फाइनली दे हैव नो ऑफसेट, दे हैव नो ऑफसेट, बताओ, दे हैव नो ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या है कि सेट पॉइंट क्या था, ये था, ये सेट पॉइंट था, ठीक है। तो एफ साइड से जो दूरी होती है, यानी कि जो ओवरशूट होता है, जो सेट पॉइंट से जो दूरी होती है, ये सेट पॉइंट से जो दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो क्या ऐसा होता है, क्या पी कंट्रोलर में ऑफसेट नहीं होता है क्या, अरे बोलो यार, होता है कि नहीं होता है, सही है या गलत है ये ऑप्शन, बताओ भैया बताओ यार,
प्लीज बताओ सब लोग यार, अब तो बता दो यार, क्या सही है ये ऑप्शन, ये गलत है? अरे बोलो भैया, गलत है ना? बिल्कुल गलत है ना यार ये ऑप्शन, क्योंकि सेट पॉइंट से ऑफसेट बहुत ज्यादा होता है ना। दे हैव नो ऑफसेट, तो क्या नहीं होता है, क्या ओवरशूट नहीं होता है? क्या ओवरशूट होता है ना यार? तो यही तो, इसी वजह से तो ये ऑप्शन गलत है ना, ये भी गलत है। ठीक, अब लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना, सब लोग देख लेना, ठीक है? मैथमेटिकली समझते हैं इसको, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो करेक्टिव एक्शन इफ द एरर इज अ कांस्टेंट, ठीक है? तो क्या बोला गया है तुमसे कि एरर जो है, अगर देयर इज नो करेक्टिव एक्शन, यानी कि अगर एरर अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकती है कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो अगर एरर अगर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या बोल रहा है कि यूटी, यानी कि यूटी देयर इज नो करेक्टिव एक्शन, यानी कि यूटी उसके अकॉर्डिंग जीरो होना चाहिए। तो क्या ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में पॉसिबल है या नहीं है? तो तुम ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, बोलो ध्यान से देखना। अगर हम बोलें कि लेट्स से कि अगर ईटी अगर कांस्टेंट है, यानी कि एरर अगर हम बोलते हैं कि कांस्टेंट, यानी कि उसकी वैल्यू हमने लेट्स से 4 ले ली, या 4 नहीं लिया हमने, कुछ भी ले लिया हमने, 7 ले लिया, ठीक? तो अगर ईटी अगर 7 है, या लेट्स से हम 4 ही ले लेते हैं, ठीक है? 4 ही ले लेते हैं, ठीक? तो अगर हमने ईटी अगर 4 ले लिया तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, एरर कांस्टेंट कर दी। तो उस केस में क्या यूटी कभी भी जीरो हो सकता है? यूटी जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूटी होता है इज प्रोपोर्शनल टू होता है ईटी। तो ईटी की अगर वैल्यू 4 होगी तो यूटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो होगी वो इक्वल टू 4 नहीं हो जाएगी? तो क्या इस टाइम पे क्या यूटी कभी भी जीरो हो सकता है? यूटी कभी भी जीरो हो सकता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में? अरे बताओ यार, बताओ, कभी हो सकता है क्या जीरो? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन जो है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल एरर के लिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं, चेक करते हैं कि ये किसके लिए सही होगा। इंटीग्रल को भी चेक, इंटीग्रल से भी चेक करते हैं और डिफरेंशियल से भी चेक करते हैं। ठीक है? नाउ अगर हम इंटीग्रल कंट्रोलर की अगर बात करें, ठीक है, तो यूटी उस प्रोपोर्शनल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू टी के बराबर होता है, ठीक है? हमने लिया हमने ले लिया क्या? अगर हमें कांस्टेंट चेक करना है, ठीक है, हमने ईटी की वैल्यू को ले लिया क्या? 4 ले लिया, ठीक? हमने ईटी की वैल्यू को 4 ले लिया, ठीक है? तो अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें अगर 4 का, तो u इंटू टी, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 4, यहाँ पे 4 के साथ t नहीं है, t की पावर 0 ले लेते हैं और ऐसे लिख देते, तो कोई दिक्कत है क्या? t की पावर 0 का मतलब क्या है? ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये बन जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा 4 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करें तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इंटू डी टी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से क्या निकल के आया? u इंटू टी विल बी इक्वल टू, क्या निकल के आएगा? ये समथिंग टू द पावर ऑफ 1 विल बी 1। सो यहाँ से 4t नहीं निकल के आएगा क्या? इंटीग्रेशन जो है, क्या इंटीग्रेशन 4t निकल के आएगा ना? अरे इंटीग्रेशन 4t निकल के आएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो ना तो p के लिए सही है और ना ही इंटीग्रल के लिए सही है। ना तो ये p कंट्रोलर के लिए सही है और ना ही ये इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए सही है, क्योंकि जब हमने एरर जब हमने 4 रखी हुई है तो उस केस में हमारा कंट्रोलर जो है, जो आउटपुट दे रहा है वो 4t निकल के आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है अभी भी, ठीक है? नाउ लेट्स चेक इट फॉर द डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कंट्रोलर। अगर हम इसको डिफरेंशियल कंट्रोलर की इक्वेशन में अगर पुट करके देखेंगे इस एरर को, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो u इंटू टी इज प्रोपोर्शनल टू आता है डी ई अपॉन डी टी, ठीक है? तो u इंटू टी विल बी इक्वल टू, लिख सकते हैं हम d इंटू 4, ठीक है? d इंटू 4, ठीक है? क्योंकि e की वैल्यू क्या ले रखी थी? e इज इक्वल टू 4 ही तो लिया था ना, ठीक? तो ये आ गया 4 अपॉन डी टी। और तुम जानते हो कि जब तुम डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का करते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? u इज इक्वल टू टी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है? तो यानी कि जब एरर कांस्टेंट हो जाएगी तो आउटपुट जो है वो 0 कब होगा, किसके केस में होगा? तो अगर हम बात करें तो ये वाला ऑप्शन जो है वो डी कंट्रोलर के लिए सही है,
ये डी कंट्रोलर के लिए सही है, पहला ऑप्शन, वो लास्ट ऑप्शन जो है वो डी कंट्रोलर के लिए सही है। अरे सही है कि नहीं है? ठीक है, वैसे ही अगर हम नो ऑफसेट की बात करें तो ये आई कंट्रोलर के लिए सही है। ठीक है, क्योंकि ऑफसेट उसी में तो नहीं होता है, आई कंट्रोलर में ही तो ऑफसेट नहीं होता है ना। तो अगर हम बात करें सेकंड वो सी ऑप्शन की, नो ऑफसेट, तो ये आई कंट्रोलर के लिए सही है, ये डी कंट्रोलर के लिए सही है, और ये वाला ऑप्शन जो है वो तो हमने पढ़ ही लिया किसके लिए है, पी कंट्रोलर के लिए सही है। ठीक है, ये पी कंट्रोलर के लिए सही है। और लास्ट अगर हम बात करें, इनिशियल चेंज इन कंट्रोल आउटपुट सिग्नल इज रिलेटिवली स्लो, तो ये किस में होता है, डी कंट्रोलर की बात करी जा रही है। ठीक है, ठीक, अरे बोलो प्लीज, समझ में आ गया सब लोगों को? अरे बोलो, अरे बोलो यार प्लीज, कर ले जाओगे? अरे कर ले जाओगे? अरे भाइयों कर ले जाओगे? अरे हो जाएगा? अरे बोलो, सबसे हो जाएगा ना? आ गया समझ में? तो ये था, दिस वाज इट अबाउट द PID कंट्रोलर। तो क्या याद रखना है, इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स याद रखना अलग अलग, तो कॉम्बिनेशन अपने आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ क्या, कि जो मैंने इनकी इक्वेशन बताई थी, प्रोपोर्शनल डिफरेंशियल और उसके लिए, ठीक है, इंटीग्रल के लिए, ठीक है, तो जो इक्वेशंस बताई थी वो सब लोग और देख लेना। ठीक है, ठीक, ठीक है, अरे बोलो यार प्लीज। ठीक है, चलो, तो दिस वाज इट अबाउट द PID controller. Thank you so much for being with me. Do subscribe our channel for the more updates. ठीक है, and stay tuned to the channel. Bye bye, take care all, good night. कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।